तो एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट पार्ट है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ग्लाइकोलाइसिस में हमें पता है कि ग्लूकोज का जब विखंडन होता है बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो पायरुविक एसिड बनता है, यानी पायरुवेट बनता है। और पायरुवेट जो होता है उसका फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो एक माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, और क्रेब्स साइकिल में उसका ऑक्सीडेशन होता है और उससे एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन यदि पायरुविक एसिड जो है उसका फॉर्मेशन उन कोशिकाओं में होता है जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जैसे ह्यूमन की आरबीसी है, उसमें यदि होता है, या वे सेल्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स है जैसे बैक्टीरियल सेल्स हैं, तो उनमें क्या होता है कि लगातार एनर्जी प्राप्त करने के लिए जो पायरुविक एसिड है वो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड ये क्रिया कहलाती है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। और जो लैक्टिक एसिड है वो लैक्टिक एसिड वहाँ जमा हो जाता है। यहाँ पे जो NADH बनता है ग्लूकोज से जब पायरुवेट बनता है ग्लाइकोलाइसिस में, वो NADH वापस अपने दोनों हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे पायरुवेट को दे करके लैक्टिक एसिड में बदलता है, NAD फ्री हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है NAD को हमें फ्री करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि NAD फ्री होगा तभी दूसरा साइकिल चल पाएगा। तो ग्लूकोज से पायरुवेट बना, और पायरुवेट से यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तब एक एंजाइम है जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। इस एंजाइम की प्रेजेंस में जिसके अंदर एक बड़ा ग्रुप एंजाइम का है जिसमें 3 डिफरेंट टाइप के सब एंजाइम्स पाए जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। साथ ही इसमें लिपोइक एसिड और थियामिन पायरोफॉस्फेट TPP के रूप में 2 कोफैक्टर पाए जाते हैं। तो जो NAD है मॉलिक्यूल वो इसमें अटैच होते हैं, जो कि हाइड्रोजन रिसेप्टर होते हैं, हाइड्रोजन ग्राही होते हैं, जिससे कि NADH और H+ आयन बनते हैं। कोएंजाइम A यहाँ जुड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी 4 क्रियाएं हो रही हैं। कोएंजाइम A का जुड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना यानी CO2 का निकलना जिसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, और एक कहेंगे ऑक्सीकरण यानी NAD का NADH में ऑक्सीडेशन हो जाता है, हाइड्रोजन है वो ये एक्सेप्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ये एंजाइम एसिटिल को एंजाइम A बनाता है, और ये एसिटिल को एंजाइम A है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एसिटिल को एंजाइम A का बनना एक इम्पोर्टेंट परिघटना है। यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, उसके 3 एंजाइम होते हैं, जैसा कि इस यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 एंजाइम है। कौन कौन से हैं? पहला है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। इसके अंदर TPP यानी थियामिन पायरोफॉस्फेट नामक एक कोफैक्टर पाया जाता है। दूसरा इसका पार्ट है डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, इसका जो कोफैक्टर है वो लिपोइक एसिड होता है। तीसरा है डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज, जिसके अंदर FAD डिपेंडेंट होता है ये। तो ये इसके कार्य होते हैं। कार्य इसके क्या क्या होते हैं? इस प्रकार से ये कार्य होता है कि ये पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, TPP की प्रेजेंस में CO2 बाहर निकालेगा। CO2 जैसे ही बाहर निकलेगा ये TPP इसके साथ जुड़ जाता है। जुड़ जाने के बाद में डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज की प्रेजेंस में, इस एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे लिपोइक एसिड के ये कोफैक्टर ये इसके साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद में ये एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनाते हैं। इस इंटरमीडिएट सब्सटेंस जिसको हम एसिटिल कह सकते हैं, ग्रुप जो इसके साथ जुड़ा हुआ है एथिल ग्रुप है ये, और इसके साथ ये थायोल कंपाउंड जुड़ा हुआ, वहाँ पे कोएंजाइम A जुड़ जाता है, और जैसे ही कोएंजाइम इसके साथ जुड़ता है ये एसिटिल कोएंजाइम A बन जाता है। और यहाँ पे ये जो लिपोइक एसिड है ये लिपोइक एसिड
FAD इसके दोनों हाइड्रोजन है उसको एक्सेप्ट करता है, ये FADH2 बनाता है और FADH2 वापस अपने दोनों हाइड्रोजन्स को NAD+ को देता है जिससे कि NADH का निर्माण होता है। यहाँ ये एंजाइम है डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, अर्थात इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स में तीन प्रकार की घटनाएं, तीन एक्टिविटी होती हैं। पहली एक्टिविटी हो गई डी कार्बोक्सिलेज द्वारा CO2 का निकलना, राइट, और TPP का जुड़ना। दूसरी एक्टिविटी होगी डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज की प्रेजेंस में लिपोइक एसिड का ये जो डाइसल्फर ऑक्सीडाइज फॉर्म है ये इसके साथ अटैच होता है। और तीसरी है कोएंजाइम ए का जुड़ना जिससे कि एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। और चौथी एक्टिविटी है कि जो ये रिड्यूस्ड फॉर्म बनता है इसको वापस ऑक्सीडाइज करने के लिए दोनों हाइड्रोजन्स को यहाँ से ग्रहण करके FAD बनाते हैं और FAD अपने हाइड्रोजन्स को NAD में देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब पायरुविक एसिड होता है जिसको पायरुवेट कह सकते हैं, उससे जब एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है तो एक NADH का निर्माण भी होता है। चूँकि दो मॉलिक्यूल होते हैं इसलिए दो पायरुवेट से दो एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है जिसे हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ये जो एंजाइम है जो कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इस एंजाइम में दो प्रक्रियाएं होती हैं। ये एंजाइम जनरली इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है जब इसके साथ फॉस्फेट एंजाइम जुड़ता है। यानी इसमें दो क्रियाएं होती हैं, फॉस्फेटेज एंजाइम की क्रिया और काइनेज एंजाइम की क्रिया। फॉस्फेटेज एंजाइम की जब क्रिया होती है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये निष्क्रिय होता है। जैसे ही फॉस्फेटेज एंजाइम की क्रिया होगी फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकल जाता है और ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, अर्थात ये पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम ए में बदलने के लिए तैयार हो जाता है, राइट, ओके। दूसरी इसमें एक्टिविटी होती है काइनेज। तो यदि एसिटिल कोएंजाइम ए की मात्रा ज़्यादा है और NADH की मात्रा ज़्यादा है तो काइनेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही एक्टिवेट होगा ये ATP को तोड़ेगा, ADP में कन्वर्ट करेगा और फॉस्फेट को इसके साथ जोड़ देता है जिससे कि ये इनएक्टिव रहता है। अर्थात यदि एसिटिल कोएंजाइम ए ज़्यादा मात्रा में बन रहा है और NADH भी ज़्यादा है साइटोप्लाज्म में या हम यूँ कहें कि माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। इंक्रीज अमाउंट ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए एंड NADH activated kinases and thus phosphorylation of pyruvate dehydrogenase enzyme which become inactivated, जो कि क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो ये दो क्रियाएं होती हैं इस एंजाइम में, ये एक्टिवेट होता है और निष्क्रिय होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्रैब साइकिल, जो इसके बाद में कि किस प्रकार एसिटिल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक साइकिल में प्रवेश करता है और कैसे वो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। क्रैब साइकिल जो होता है वो हेंस क्रैब ने डिस्क्राइब किया था और इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और उन्हीं के नाम पे इसको क्रैब साइकिल भी कहते हैं। और इसका तीसरा नाम है TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA। अब ये तीनों नाम कैसे पड़े, सिट्रिक एसिड ये बनता है यहाँ पे इसलिए इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल है। और इस सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, COOH COOH COOH, राइट। तो ये 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने के कारण ही इसका नाम हो गया, क्या नाम हो गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये 3 नाम मैंने बताए इसके। तो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ऑक्जेलो एसीटेट बना हुआ होता है पहले से, ये है ऑक्जेलो एसीटेट और इसमें 4 कार्बन है, आप देख सकते हैं 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला है जिसमें 2 ये आपके ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक कीटोन ग्रुप है इसमें, राइट। तो ये 4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। ये एसिटिल कोएंजाइम ए जिसके अंदर 2 कार्बन मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे ये 2 हैं इसमें और 4 इसमें हैं और ये दोनों जुड़ते हैं सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में और ये 6 कार्बन की श्रृंखला युक्त क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। तो ये क्रिया होती है, पहली रिएक्शन कहलाती है और इसे हम कहते हैं सिट्रेट सिंथेटेज।
एक बार ऑक्जेलो एसीटेट एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ जुड़ने के बाद जब सिट्रेट बना लेता है तो ये साइकिल आगे चलता है, ये इरिवर्सिबल नहीं है, राइट। ओके, अब ये यहाँ पे सिट्रिक एसिड बन गया। सिट्रिक एसिड जो बनने के बाद में इसमें एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। H2O बाहर निकलता है यहाँ से और पहले बनता है सिस एकोनेटिक एसिड, और सिस एकोनेटिक एसिड में वापस H2O जुड़ता है एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है आइसोसिट्रिक एसिड। तो ये आइसोसिट्रिक एसिड बनता है। इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही यहाँ पे अपनी पोजीशन ये चेंज कर लेता है, आइसोसिट्रिक एसिड यह बना लेता है, राइट। ओके, फिर इसके बाद में ये आइसोसिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स रहता है जो कि हाइड्रोजन्स को यहाँ से रिमूव करता है और इस हाइड्रोजन ग्राही NAD पे जोड़ देता है, NADH प्लस H+ आयन बनते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और वही एंजाइम दोबारा से यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है, तो यहाँ पे मोलिक्यूल बनता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। तो एक कार्बन कम हो गया, 6 कार्बन से ये 5 कार्बन युक्त बन जाता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। तो यहाँ पे ये इसकी संरचना आप देख हो गई है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। तो 5 कार्बन युक्त ये बनता है, इसको बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, यानी कीटो ग्रुप यहाँ पे अल्फा कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो ये कीटो ग्लूटेरिक एसिड हो गया। और अब यहाँ पे दूसरा एक एंजाइम है जिसको कहेंगे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स या अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो मैंने वर्ड बोला अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड और एक मैंने बोला अल्फा कीटो ग्लूटरेट, दोनों में फ़र्क क्या है? एक्चुअली यदि मैं यहाँ पे COO- लिखता हूँ यानी आयन के रूप में लिखता हूँ तब तो ये कहलाएगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट, और यहाँ पे मैं ये H- चार्ज हटा के यहाँ पे मैं H जोड़ देता हूँ, हाइड्रोजन आयन जोड़ देता हूँ, तब ये कहलाता है एसिड। अर्थात हाइड्रोजन आयन जैसे ही ग्रहण कर लेता है तब ये एसिड वर्ड लगाएंगे, और यदि हाइड्रोजन आयन जब कोई चीज़ त्याग देता है आयन के रूप में रहता है तब हम इसको अल्फा कीटो ग्लूटरेट कहते हैं। कोई भी जो है एसिड हो सकता है, एमिनो एसिड हो सकता है या कीटो एसिड हो सकता है, उसकी यही विशेषता है। ओके, तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है वो अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में वापस CO2 निकालता है और यहाँ पे वापस एक NAD है वापस NADH में कन्वर्ट हो जाता है। इससे पहले एक NADH यहाँ भी कन्वर्ट हो चुका है। तो ये किस में बदलता है? ये बदलता है सक्सिनिल कोएंजाइम A में। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये है सक्सिनिल कोएंजाइम A। तो सक्सिनिल कोएंजाइम A जो 4 कार्बन युक्त है वो इस प्रकार से बन जाता है, जिसमें CH2COO- और CH2COSCOA यानी कोएंजाइम एस के साथ जुड़ जाता है, ये कहलाता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। यहाँ पे लिपोइक एसिड और थाइमिन पायरोफॉस्फेट और मैग्नीशियम आयन ये कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद में सक्सिनिल कोएंजाइम में थायोकाइनेज की प्रेजेंस में GDP को GTP में कन्वर्ट कर देता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और GDP मिलके GTP बनाते हैं, और कोएंजाइम ए जो है यहाँ से हट जाता है क्योंकि ये थायोकाइनेज है, ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए का टुकड़े कर देता है, वापस कोएंजाइम ए हट जाता है और सक्सिनिक एसिड का निर्माण हो जाता है। ये बन गया सक्सीनेट, जिसको कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस चार्ज लगा रखा है। तो ये 4 कार्बन युक्त सक्सीनेट बन जाता है। इसके बाद में ये सक्सीनिक एसिड या सक्सीनेट है जो कि एक एंजाइम है, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है। ETS का एंजाइम है जिसको कॉम्प्लेक्स सेकेंड एंजाइम समूह कहते हैं। उस एंजाइम समूह की प्रेजेंस में ये फ्यूमेरेट में बदल जाता है सक्सिनिक एसिड, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है वो ग्रहण करता है FAD और वो बदल जाता है FADH2 में, और FADH2 अपने दोनों हाइड्रोजन और दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको किसको त्याग देता है? उनको दे देता है कोएंजाइम Q को, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है उसमें आगे ट्रांसफ़र कर देता है। ओके, उसके बाद में फ्यूमेरेट है
वो फ्यूमेरेट जो है वो बदलता है मेलेट में। ये फ्यूमेरेट है, ये फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसमें जल जुड़ता है। ये इस फ्यूमेरेट की एसिड का फॉर्मूला हो गया CH3COCH। तो फ्यूमेरेट मेलेट में बदल गया, ये हो गया आपका मेलेट, राइट। तो मेलेट में बदल जाता है, पानी जुड़ OH ग्रुप हो जाता है, ये मैलिक एसिड है। और मेलेट है, मेलेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में वापस ऑक्जेलो एसीटेट में बदल जाता है और वापस एक NAD NADH और H+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी 2 हाइड्रोजन फिर इसमें से हटा लिए जाते हैं और हटाने के बाद में यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बन जाता है, इसको कहते हैं ऑक्जेलो एसीटेट, राइट। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ से निकलती है, एक यहाँ से बाहर की ओर निकल जाती है और NAD उसको हाइड्रोजन को ग्रहण करके NADH में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। तो ये जो क्रिया कहलाती है इसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। और ये क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और इस दौरान यहाँ पे 3 NADH का फॉर्मेशन होता है और एक FADH2 बनता है और एक GTP मोलिक्यूल बनता है। कहाँ का बनता है, कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं हम देखते हैं। पहला NADH बनता है आइसोसिट्रेट से, और ये जो एल बन रहा होता है तब बनता है, नंबर 1। नंबर 2 है अल्फा कीटोग्लूटेरिक से सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनता है, तब यहाँ पे दूसरा NADH2 बनता है। और तीसरा NADH2 बनता है जब मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, तब जो है एक NADH बनता है। तो 3 NADH हो गए। FADH कहाँ बना, FADH बना है सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड या सक्सिनेट से जब फ्यूमेरेट बनता है तब ये FADH2 का निर्माण होता है। और एक GTP कब बनता है, GTP सक्सिनाइल कोएंजाइम A जब थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब इसका विदलन होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो GDP फॉस्फेट के साथ जुड़ जाती है और यहाँ पे GTP बन जाती है। ये तीनों के तीनों ATP के इक्विवेलेंट होते हैं। तो यहाँ पे कितने ATP बने, NADH से 2.5 ATP बनते हैं तो 7.5 ATP यहाँ बने, और 1.5 ATP FADH2 से बनते हैं तो 1.5, और एक ATP GTP से बनता है। तो कुल मिला के 10 ATP का निर्माण जो है सिट्रिक एसिड साइकिल के द्वारा होता है या क्रैब साइकिल के द्वारा होता है। एक चक्कर के द्वारा, 2 चक्कर करता है ये, 2 साइकिल कंप्लीट होते हैं। चूंकि 2 मॉलिक्यूल बनते हैं एसिटिल कोएंजाइम A के, अलग अलग मॉलिक्यूल इसमें साइकिल चलेंगे, तो 10 इंटू 2 इंटू का मतलब है यहाँ पे 20 ATP का निर्माण जो है वो जो कंप्लीट क्रैब साइकिल होता है उसके द्वारा होता है। ये कंप्लीट 20 ATP बनते हैं। ओके, इसके अलावा पाइरुवेट से जब एसिटिल कोएंजाइम A बना तो यहाँ पे भी 2 NADH का निर्माण होता है, और 2 NADH और H+ जब बनते हैं तो इससे भी 2.5 यानी 5 ATP का निर्माण होता है जब पाइरुवेट है वो एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है। चूंकि 2 मॉलिक्यूल इसके 2 मॉलिक्यूल इसके, 5 ATP का निर्माण यहाँ पे होता है। और शुरुआत में ग्लाइकोलाइसिस में जैसे मैंने बताया था, वहाँ पे यदि हम देखें तो वहाँ पे 4 ATP का फायदा होता है, 2 ATP खर्च होती है यानी 2 ATP बनती हैं, और साथ ही साथ 2 वहाँ पे भी 2 NAD का निर्माण होता है। तो 2 NADH का निर्माण होने से वहाँ भी कितने 5 वो बने, 5 और 2 7 जो है ATP का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्रैब साइकिल द्वारा एक जो साइकिल चलता है उसमें 10 ATP बनते हैं, 2 साइकिल चलते हैं उसमें 20 ATP बनते हैं। पहले जो बुक्स हैं, किताबें हैं, उनमें एक NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन है, लेकिन एक जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है स्ट्रायर के अकॉर्डिंग है वो 0.5 जो एनर्जी है वो जब इसका ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉनों का, वहाँ खर्च हो जाती है इतनी एनर्जी, तो जो शुद्ध लाभ होता है वो 2.5 ATP का ही
माना जाता है। तो अभी रिसेंट जो हमें अपडेट रखना है वो है 2.5 ATP। तो ये था हमारा क्रैब साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और एक अंतिम सूचना मैं देना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा है, और यदि वे अपना नाम, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, अपना नाम जुड़वाने के लिए अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पे 20 दिसंबर 2020 को पहुँचें, क्योंकि यहाँ पे मतदाता जो सूची है वो अपडेट हो रही है, उसमें अपना नाम अवश्य जुड़ाएं। और ये हर कॉलेज में जो मतदाता साक्षरता क्लब है उसके माध्यम से सूचना दी जा रही है। तो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर के बिहाफ पे मैं सभी छात्राओं को आह्वान करता हूं कि वो 20 तारीख को संडे को जाकर के और अपना नाम है मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को देखने के लिए इसे शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।